अर्चना, उसने पीछे से पुकारा। अरे रजनीश, तुम? उसने मुड़कर देखा और मुस्कुरा कर बोली, हाँ मैं ही हूँ। कैसा अजब इत्तेफाक है कि तुम दिल्ली की और मैं मुंबई का रहने वाला, और हम मिल रहे हैं बेंगलोर की सड़क पर। वैसे तुम यहाँ कैसे? मैं आजकल यहीं रह रही हूँ, यहाँ एक फैक्ट्री में जनसंपर्क अधिकारी हूँ। और तुम? मैं यहाँ अपने व्यापार के सिलसिले में आया हुआ हूँ। मेरी पत्नी भी साथ है। हम पास ही एक होटल में ठहरे हैं। दो चार बातें करके अर्चना बोली, अच्छा मैं चलती हूँ। अरे रुको, वह हड़बड़ाया। इतने साल बाद हम मिले हैं, मुझे तुमसे ढेरों बातें करनी हैं। क्या हम दोबारा नहीं मिल सकते? हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहते हुए अर्चना ने विजिटिंग कार्ड पर्स में से निकाला और उसे देती हुई बोली, यह रहा मेरा पता व फ़ोन नंबर। हो सके तो कल शाम की चाय मेरे साथ पीना और अपनी पत्नी को भी लाना। अर्चना एक ऑटो रिक्शा में बैठकर चली गई। होटल पहुंचकर रजनीश बालकनी में जा बैठा। उसका मन बरबस अतीत में जा पहुंचा। कॉलेज की पढ़ाई, मस्त मौला जीवन। अर्चना से पहले हल्की नोक-झोंक से शुरुआत हुई, फिर छेड़छाड़, दोस्ती और धीरे धीरे वे प्रेम की डोर में बंध गए। एक रोज़ अर्चना उसके पास घबराई हुई आई और बोली, रजनीश ऐसे कब तक चलेगा? क्या मतलब? हम यूँ चोरी छिपे कब तक मिलते रहेंगे? क्यों भाई, इसमें क्या अड़चन है? ओहो, तुम समझते नहीं, हम शादी कब कर रहे हैं? अभी से शादी की क्या जल्दी पड़ी है? पहले हमारी पढ़ाई तो पूरी हो जाए, उसके बाद मैं अपने पिता के व्यापार में हाथ बटाऊंगा, फिर जाकर शादी। इसमें तो सालों लग जाएंगे। अर्चना बीच में ही बोल पड़ी, तो लगने दो ना, हम कौन से बूढ़े हुए जा रहे हैं? हमारे प्यार को शादी की मुहर लगनी जरूरी है। बोर मत करो यार, रजनीश ने उसे बाहों में समेटते हुए कहा। तन मन धन से तो तुम्हारा हो ही चुका हूँ। अब अग्नि के सामने सिर्फ चंद फेरे लेने में ही क्या रखा है? रजनीश, अर्चना उसकी गिरफ्त से छूटकर घुटे हुए स्वर में बोली, मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? रजनीश चौंका, मगर हमने तो पूरी सावधानी बरती थी। खैर कोई बात नहीं, इसका इलाज है मेरे पास, अबॉर्शन। अबॉर्शन? अर्चना चौंक कर बोली, नहीं रजनीश, मुझे अबॉर्शन से बहुत डर लगता है। पागल ना बनो, इसमें डरने की क्या बात है? मेरा एक दोस्त मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है, वह आए दिन ऐसे केस हैंडल करता है। कल उसके पास चले चलेंगे, शाम तक मामला निपट जाएगा, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। लेकिन जब हमें शादी करनी ही है तो यह सब करने की क्या ज़रूरत? शादी करनी है सो ठीक है, लेकिन अभी से शादी के बंधन में बंधना सरासर बेवकूफ़ी होगी। नाराज़ न हो, मैं वादा करता हूँ कि पढ़ाई पूरी होते ही मैं धूम धड़ाके से तुम्हारे द्वार पर बारात लेकर आऊँगा और फिर अपने यहाँ बच्चों की लाइन लगा दूँगा। लेकिन शादी के 10-12 साल बाद भी बच्चे न हुए तो? रजनीश व अर्चना ने डॉक्टर का दरवाज़ा खटखटाया और हर एक डॉक्टर का एक ही कहना था कि अर्चना के अबॉर्शन के समय नौसिखिए डॉक्टर की असावधानी से उसके गर्भ में ऐसी खराबी हो गई है जिससे वह भविष्य में गर्भ धारण करने में असमर्थ है। यह सुनकर अर्चना बहुत दुखी हुई थी। कई दिन रोते कलपते बीते। जब जरा सामान्य हुई तो उसने रजनीश को एक बच्चा गोद लेने को मना लिया। अनाथ आश्रम में नन्हे दीपू को देखते ही वह मुग्ध हो गई थी। देखो तो रजनीश, कितना प्यारा बच्चा है, कैसा टुकुर टुकुर हमें ताक रहा है। मुझे लगता है यह हमारे लिए ही जन्मा है। बस मैंने तो तय कर लिया है, मुझे यही बच्चा चाहिए। जरा धीरज धरो अर्चना, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं। एक बार अम्मा व पिताजी से भी पूछ लेना ठीक रहेगा। रजनीश के माँ बाप ने अनाथ आश्रम से बच्चा गोद लेने के प्रस्ताव का जमकर विरोध किया। इधर अर्चना भी अड़ गई कि वह दीपू को गोद लेकर ही रहेगी। रजनीश, मोहिनी ने आवाज़ दी, खाना खाने नीचे डाइनिंग रूम में चलोगे या यहीं पर कुछ मंगवा लें? यह सुनकर रजनीश की तंद्रा टूटी। एक ही झटके में वह वर्तमान में लौट आया। बोला, यहीं पर मंगवा लो। रजनीश ने अर्चना को फ़ोन किया। अर्चना, हमारा कल का प्रोग्राम तय है ना? हाँ अवश्य। फ़ोन का चोंगा रख कर अर्चना उत्तेजित सी टहलने लगी कि रजनीश अब क्यों उससे मिलने आ रहा है? उसे अब मुझसे क्या लेना देना है? तलाकनामे में हुए हस्ताक्षर ने उनके बीच की कड़ी को तोड़ दिया था। अब वे एक दूसरे के लिए अजनबी थे। बहुत ही कठिनाई से उसने अपनी बिखरी जिंदगी को समेटा था, अपने मन की किरचों को सहेजा था। उसका मन अनायास ही अतीत की गलियों में विचरने लगा। उसे वह दिन याद आया जब नन्हे दीपू को लेकर घर में घमासान शुरू हो गया था। तुम्हें भी बैठे बैठे पता नहीं क्या खुरापात सूझती रहती है। कितनी बार समझाया कि पराई ज्योति से घर में उजाला नहीं होता।
पर तुम हो कि मानती ही नहीं। अरे गोद लिए बच्चे भी कभी अपने हुए हैं? खून के रिश्ते की बात ही और होती है। फिर वह भुनभुनाती हुई पति के पास जाकर बोली, आजी सुनते हो? क्या है? आज बहू बेटा अनाथाश्रम जा रहे हैं। सो क्यों? अरे उसी मुँहे बच्चे को गोद लेने की जुगत कर रहे हैं और क्या। न जाने किसकी नाजायज संतान, जिसके कुल गोत्र का ठिकाना नहीं, जाति पंथी का पता नहीं, लाकर हमारे सिर मढ़ने वाले हैं। हमसे तो भाई जानबूझकर मक्खी निगली नहीं जाती। तुम जरा रजनीश से बात क्यों नहीं करते? ठीक है, मैं रजनीश से बात करूँगा। पता नहीं कब बात करोगे, जब पानी सर से ऊपर हो जाएगा तब। जाने यह निगोड़ी बहू हमसे किस जन्म का बदला ले रही है। पहले मेरे भोले भाले बेटे पर डोरे डाले, अब बच्चा गोद लेने का तिकड़म कर रही है। रजनीश अपने कमरे में आकर बिस्तर पर निढाल पड़ गया। अर्चना उसके पास खिसक आई और उसके बालों में उंगलियां चलाती हुई बोली, क्या बात है, बहुत थके थके लग रहे हो? आज अम्मा व पिताजी के साथ जमकर बहस हुई। वे दीपू को गोद लेने के कतई पक्ष में नहीं हैं। तो फिर तुम ही बताओ, मैं क्या बताऊं? एक जरा सी बात को इतना तूल दिया जा रहा है। क्या और निसंतान दंपति बच्चा गोद नहीं लेते? हम कौन सी अनहोनी बात करने जा रहे हैं? उन्होंने एक और प्रस्ताव रखा है। वह क्या? अर्चना बीच में ही बोल पड़ी। वे कहते हैं कि चूंकि तुम माँ नहीं बन सकती हो, तुम्हें तलाक देकर दूसरी शादी कर लूं। उस रात दोनों के दिल में जो दरार पड़ी वह दिनों दिन चौड़ी होती गई। रजनीश ने दरवाजे की घंटी बजाई तो एक सजीले युवक ने द्वार खोला। अर्चना जी हैं? रजनीश ने पूछा। जी हाँ हैं, आप आइए बैठिए, मैं उन्हें बुलाता हूँ। अर्चना ने कमरे में प्रवेश किया। उसके हाथ में ट्रे थी। आओ रजनीश, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना रही थी। तुम्हें कॉफ़ी बहुत प्रिय है ना? कहकर वह उसे प्याला थमा कर बोली, और सुनाओ, क्या हाल है? तलाक के बाद तुमने बिल्कुल नाता तोड़ लिया। खैर, तुम तो जानती ही हो कि मैंने मोहिनी से शादी कर ली, और यह नियति की विडंबना देखो, हम आज भी निसंतान हैं। ओह, अर्चना के मुंह से निकला। हाँ, अम्मा को तो इस बात से इतना सदमा पहुंचा कि उन्होंने खाट पकड़ ली। उनके निधन के बाद पिताजी भी चल बसे। लगता है हमें तुम्हारी हाय लग गई। छी, ऐसा ना कहो रजनीश, जो होना होता है वह होकर ही रहता है। लेकिन हम दोनों एक दूसरे के कितने करीब थे, एक मन दो प्राण थे। कितना साहचर्य सामंजस्य था हम में। कभी सपने में भी न सोचा था कि हम एक दूसरे के लिए अजनबी हो जाएंगे। और आज मैं मोहिनी से बंध कर एक नीरस बेमानी ज़िंदगी बिता रहा हूँ। हम दोनों में कोई तालमेल नहीं। अगर जीवन साथी मन मुताबिक ना हो तो ज़िंदगी जहर हो जाती है। खैर छोड़ो, मैं भी कहाँ का रोना ले बैठा। तुम अपनी सुनाओ। यह बताओ, वह युवक कौन था जिसने दरवाज़ा खोला? यह सुनकर अर्चना मुस्कुरा कर बोली, वह मेरा बेटा है। ओह, तो तुमने भी दूसरी शादी कर ली? नहीं, मैंने शादी नहीं की। मैंने तो केवल उसे गोद लिया है। क्या? हाँ रजनीश, यह वही बच्चा दीपू है, अनाथाश्रम वाला। इस शहर में आकर अपना अकेलापन मुझे सालने लगा। नियति की बात देखो, अनाथ आश्रम में दीपू मानो मेरी ही प्रतीक्षा कर रहा था। इसने मेरे हृदय के रिक्त स्थान को भर दिया। इसके लालन पालन में लगकर जीवन को एक गति मिली, एक ध्येय मिला। 15 साल हमने एक दूसरे के सहारे काट दिए। इस आशा में हूँ कि यह मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, कहती हुई अर्चना हल्के से मुस्कुरा दी। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले कहानी वाले वीडियो में। धन्यवाद।